होती है तो पहले ओझा के पास जाएंगे और किसी तांत्रिक के पास जाएंगे, ऐसे लोग जाते हैं। तो उनको आप क्या सलाह दोगे कि क्या तांत्रिक का वो जो ढोंगी बाबा हैं ऐसे के पास जाने से इलाज होगा या डॉक्टर से संपर्क करें वो? देखिए, इसमें सबसे पहली बात तो यह है कि जो लोग तांत्रिक के पास जाते हैं वो लोग अंधविश्वास, पाखंडवाद पे ज़्यादा विश्वास करते हैं। या यूँ कहिए कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ जो उनके आसपास रहने वाले लोग हैं उनको कन्विंस कर देते हैं कि इसके पास ये इलाज है। और ये जो तांत्रिक जो होते हैं इस तरह के लोग होते हैं, ये लोग अपने मतलब लोग होते हैं इनको जो प्रचार प्रसार करते हैं और मरीजों को लेके आते हैं उनके पास, उसमें भी उनका कट होता है। जय भीम। मैं मेवालाल देखना शुरू कर चुके हैं बहुजन समय, और आज हम जाने माने डॉक्टर संजय कुमार जी से मुलाकात करने जा रहे हैं। अभी डॉक्टर साहब से पूछूंगा, जानकारी लूँगा कि डॉक्टर साहब अपना नौकरी करते हुए समाज के लिए बहुत से इनका मैं कैडर देखा है, समाज को देते हैं, समाज को सही दिशा बताते हैं। तो डॉक्टर से मैं इसके बारे में जानकारी लूँगा कि डॉक्टर साहब आप कितने और कहाँ-कहाँ पर आपने ये सेवा दिया है डॉक्टरी में। सर आपको सबसे पहले जय भीम। जय भीम। तो सर आपसे जानना चाहूँगा कि आप ये जो डॉक्टरी लाइन में आए हैं, कब से आए हैं? मैं तो आपको राम मनोहर लोहिया में देखा था, तो इसके पहले और कहाँ-कहाँ आपने काम किया है? अपना परिचय दें सर ज़रा। जी, मेरा नाम डॉक्टर संजय कुमार है और मैंने काफ़ी जगह काम किया। एनटीपीसी में भी था मैं, चरक पालिका में भी था मैं, और कई जॉब्स में मैं रहा और कई जॉब्स मैंने छोड़े भी। और फाइनली अभी मैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में एज अ प्रोफेसर मेडिसिन हूँ और अभी हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी हूँ एमरजेंसी मेडिसिन में। सर आप डॉक्टर हैं तो इसलिए डॉक्टर से संबंधित मैं सवाल आपसे पूछूंगा, कुछ सामाजिक सवाल आपसे पूछूंगा। जैसे कहते हैं कि डॉक्टर भगवान का रूप होता है, तो क्या वाकई में भगवान होता है? देखिए, हमारा काम है सर्विस देना, है ना। हम अपनी पूरी निष्ठा से और तन मन से काम करते हैं और पेशेंट जो होता है उसको हम अपनी जो हमारा जो पूरा एजुकेशन है हमारा, जी। उस पे हम लोग काम करते हुए पेशेंट को बचाने की कोशिश करते हैं। लोग हमें ज़रूर ऐसा दर्जा दे देते हैं हम लोग को कि हम भगवान हैं, बट हम लोग कोई भगवान नहीं है, हम भी एक इंसान हैं। और हम अपनी जो प्रोफेशनल है, हमारा प्रोफेशन है, उसमें हम पूरी तरह से मेहनत करके पेशेंट को बचाने की कोशिश करते हैं। अच्छा सर, एक चीज़ और है, सरकारी डॉक्टर अस्पताल में एक जी। चीज़ देखने में सुनने में आता है कि जो डॉक्टर होते हैं वो जो बाहर दवाइयाँ मिलती हैं उसको ज़्यादा लिख देते हैं और जो डिपार्टमेंट में मिलते हैं उसको नहीं लिखते हैं। क्या इसमें कितना सच्चाई है सर? देखिए, सारी दवाइयाँ अंदर से लिखना मुमकिन नहीं होता है। कुछ दवाइयाँ ज़रूर बाहर से लिखी जाती हैं और जेनरिक आजकल जो है जेनरिक मेडिसिन्स का ज़माना है, तो हम लोग जेनरिक जहाँ तक हो सके हम लोग जेनरिक मेडिसिन लिखती हैं, लेकिन सब कुछ अवेलेबल नहीं होता, ये भी सच्चाई है। कुछ दवाइयाँ तो ज़रूर बाहर से लेना पड़ता है। तो ये समाज को जागृत करने के लिए, जैसे ये जो बहुजन समाज है बहुत गरीब तबका से आता है, तो उसको इलाज कराने में वो आजकल आप पता है कि जितने हॉस्पिटल हैं सब प्राइवेट होते जा रहे हैं जी। और प्राइवेट में इलाज कराना असंभव है। तो आप उनको क्या ऐसा शिक्षा देंगे, बताएंगे कि अपना इलाज कैसे सावधानी बरतें कि वो आपका इलाज घर पे हो जाए और ज़्यादा महंगे डॉक्टरों में ना जाना पड़े? देखिए, अपना तो पहले अपना हेल्थ पे काफ़ी ख़्याल रखिए। कोई भी जैसे आपको डायबिटीज़ हो जाता है या हाइपरटेंशन हो जाता है या कोई भी ऐसी समस्या है, पहले तो उसकी जानकारी रखें कि वो क्या बीमारी है, उसका क्या प्रिकॉशंस हैं, ट्रीटमेंट क्या है उसका। अच्छी तरह से नियमित तरीके से आप खान-पान रखें, अपना बैलेंस डाइट रखें, एक्सरसाइज़ करें। दवाइयाँ अगर डॉक्टर ने दी हैं तो वो दवाइयाँ भी लेते रहें।
और जहाँ तक हो सके बार बार डॉक्टर से मिलें, आप उनसे जानकारी लें। आजकल यूट्यूब है, गूगल है, जितनी जानकारी उस बीमारी के बारे में आप ले सकते हैं, क्योंकि जानकारी से ही आप उस बीमारी से बच सकते हैं। अच्छा सर, जैसे आजकल ज़्यादा शुगर और ये बीपी, ऐसे नॉर्मल बहुत से आजकल कैंसर, ऐसे बहुत से बीमारी आ रही है, जी तो उसका इलाज गरीब के लिए तो असंभव है सर। जी। तो उनके लिए आप क्या सलाह दो कि इससे कैसे बचें वो? देखिए, कैंसर एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर पहले पकड़ा जाए तो इलाज हो सकता है, मुमकिन है। तो पहले पकड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लेट स्टेज हो जाएगा तो दिक्कत करता है वो। तो पहले पकड़ने का यही तरीका है कि आप जो एक समय के बाद, यानी 50 साल के बाद सतर्क हो जाएं कि अब आप उस एज ग्रुप में जाने वाले हैं जिसमें कैंसर होता है। तो जैसे फ़ीमेल की बात करें तो उनमें ज़्यादातर ब्रेस्ट कैंसर होता है या फिर यूट्रस का कैंसर होता है। तो ये जो चीज़ें हैं इसकी जांच होनी चाहिए। ब्रेस्ट में जो एग्ज़ामिनेशन होता है, जो सेल्फ़ एग्ज़ामिनेशन भी होता है, आप खुद भी उसमें अगर कोई नोड्यूल मिलता है आपको, तो उसको आप पैल्पेट करके आप देख सकते हैं। बाकी जो सर्विक्स का कैंसर है या यूट्रस का कैंसर है, उसमें एक वैक्सीन होता है, वो लगवा लीजिए आप। वो लगवाना ज़रूरी है, उससे बचाव हो सकता है। और दूसरा ये है कि आप डॉक्टर के पास भी जाके एवरी 5 इयर्स आप जाइए डॉक्टर के पास, और आप उसकी जांच होती है जिसको हम पेप स्मेयर कहते हैं। तो पेप स्मेयर से आप वो उसको डिटेक्ट कर सकते हैं अर्ली स्टेज में, जबकि वो कैंसर बना भी नहीं है। कैंसर के स्टेज, फर्स्ट स्टेज से भी पहले, जिसको हम कहते हैं CIN, कार्सिनोमा इन सिटू, या कार्सिनोमा इन जो अभी डेवलप भी नहीं हुआ है फर्स्ट स्टेज में, तो वो उसको हम पकड़ लेते हैं। इसी तरह से मेल्स में होता है, प्रोस्टेट कैंसर काफ़ी कॉमन है। तो प्रोस्टेट की जो समस्याएं हैं उसमें आप जैसे कि गदूद जिसको कहते हैं, है ना, वो बढ़ जाता है, तो वो भी, उसका भी एक जांच होती है, PSA कहते हैं। तो वो एवरी 5 इयर्स आप कराते रहें PSA की जांच। और लंग कैंसर काफ़ी कॉमन है, एवरी 5 इयर्स आप चेस्ट एक्सरे कराते रहें। या फिर जो पेट के कैंसर होते हैं उसकी भी जांचें होती हैं। तो ये सब आप डॉक्टर से जब मिलेंगे तो पूरा पैनल लिख देगा वो, तो वो फिर आप जांच करा लेंगे तो आप उससे कैंसर से बच सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, गांव देहात में मैं देखता हूं कि जब उनके बच्चा और कोई बीमारी होती है तो पहले ओझा के पास जाएंगे और किसी तांत्रिक के पास जाएंगे, ऐसे लोग जाते हैं। तो उनको आप क्या सलाह दोगे कि क्या तांत्रिक का वो जो ढोंगी बाबा हैं ऐसे के पास जाने से इलाज होगा या डॉक्टर से संपर्क करें वो? देखिए, इसमें सबसे पहली बात तो यह है कि जो लोग तांत्रिक के पास जाते हैं वो लोग अंधविश्वास, पाखंडवाद पे ज़्यादा विश्वास करते हैं। या यूँ कहिए कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ जो उनके आसपास रहने वाले लोग हैं उनको कन्विंस कर देते हैं कि इसके पास ये इलाज है। और ये जो तांत्रिक जो होते हैं, इस तरह के लोग होते हैं, ये लोग अपने मतलब लोग होते हैं, इनको जो प्रचार प्रसार करते हैं और मरीजों को लेके आते हैं उनके पास, उसमें भी उनका कट होता है। मान लो 1000 रुपये आपने तांत्रिक ने ले लिया, या 2000, 5000 जो भी लिया, उसमें से 1000 रुपया वो उसको दे देगा जो लेके आया है। तो एक ये बिज़नेस मॉडल है। और अंधविश्वास तो है ही। जो गांव क्षेत्र में आप देखोगे कि पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं होते बेचारे, तो वो जल्दी इनके बहकावे में आ जाते हैं। इस तरह के जो टाउट्स होते हैं, जो मिडल मैन जो हैं, उनके बहकावे में आ जाते हैं, और वो इस जो अंधविश्वास जो है लोगों में, उसका ये गलत फ़ायदा उठा के पैसे बनाते हैं। तो तांत्रिक में कई बार देखा गया है कि तांत्रिक विद्या से कई लोग मतलब मौतें भी हुई हैं। कई उन्होंने ऐसे सैक्रिफाइसेस भी की हैं जो कि नहीं करना चाहिए, है ना। गलत अक्सर न्यूज़पेपर में भी आता है और हम लोग देखते भी हैं। लेकिन इसके शिकार वही लोग होते हैं जो कि अंधविश्वास में ज़्यादा, जिनको कम पढ़े लिखे लोग हैं। और कई बार ये देखा गया, पढ़े लिखे लोग भी जब वो हताश हो जाते हैं, सब उन्होंने डॉक्टर भी दिखा लिया, और ऐसे कैंसर में है, मान लो जैसे कैंसर एंड स्टेज कैंसर है, तो अब वो सब जगह दिखा, सब जगह ने बोल दिया भाई ये तो
लास्ट स्टेज है या ऐसा है, तो अब फिर वो पढ़े लिखे सोचते हैं कि चलो एक ये इसको भी करके आजमा करके देखा जाए। तो वो लोग भी इस तरह का ट्राई करते हैं। और कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो कि अपने आप ठीक होने वाली होती हैं, जैसे कि आप लगा लीजिए वायरल हेपेटाइटिस है, जो पीलिया जिसको कहते हैं। अब जो पीलिया है वो कुछ पीलिया होता है जैसे हेपेटाइटिस बी और सी, इसमें बी जो है वो 50% केसेस में 95% केसेस में अपने आप ठीक हो जाता है। जो सी है वो 50% केसेस में अपने आप ठीक हो जाता है। हेपेटाइटिस ए है वो 100% केसेस में अपना ठीक हो जाता है। हेपेटाइटिस ई है वो भी मोस्ट ऑफ द केसेस में 99 केसेस में सिर्फ कुछ केसेस में वो प्रॉब्लम करता है, बट मोर और लेस वो ठीक हो जाता है। तो जब इतना हाई परसेंटेज ऑफ ठीक होने का है, सिर्फ रेस्ट से, सही खान पान से, अगर आप लिवर को रेस्ट देंगे तो ये अपने आप 100%, जैसे ए मैंने बताया 100% सभी लोगों को ठीक हो जाना। और सबसे ज़्यादा केसेस ए और ई के मिलते हैं, और ज़्यादातर बरसात के बाद। तो ए और ई के जब सबसे ज़्यादा केसेस मिल रहे हैं और सबको 100% ठीक हो ही जाना है, तो इसमें तांत्रिक विद्या लोग फ़ायदा उठा लेते हैं। वो क्या करते हैं, झाड़ फूँक वाले कहते हैं कि हम पीलिया झाड़ते हैं, बल्कि ठीक अपने आप हो रहा है। वो एक वायरल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन अपने आप ठीक होना है, वो झाड़ फूँक से कुछ नहीं होता। और उनमें भी ऐसा लगता है कि झाड़ फूँक से 2-4 दिन बाद ठीक हो गया, बल्कि वो झाड़ फूँक से ठीक नहीं हुआ, वो अपने आप ठीक हुआ है। तो उस चीज़ का वो फ़ायदा उठाते। इसी तरह से कई अन्य बीमारियां भी हैं, जो जैसे कि आप इसकी बात कर लीजिए, स्नेक बाइट का, सांप के काटने का। जो धरती पे रहने वाले सांप हैं, 95% जो सांप हैं वो नॉन पॉइजनस होते हैं, जिनमें विष नहीं होता। यानी कि अगर मान लो कि मैंने 100 सांप पकड़े और 100 सांपों ने काटे, तो 95% वो, उससे कुछ नहीं होगा। आप समझ रहे हैं ना, किसी को उनके काटने से कुछ नहीं होगा। सिर्फ 5 ऐसे होंगे जो इसमें, जैसे कोबरा है, कॉमन क्रेट है, रसल वाइपर है, ये कुछ प्रजातियां हैं जो सांप की, जिससे काटने से वो मतलब आपका दिक्कत हो सकती है। बाकी 95% में कुछ दिक्कत नहीं होगी। तो ऐसे में यानी कि अगर वो 100 में से 95 लोग अपने आप ठीक हो रहे हैं या उनको कुछ सिम्टम्स नहीं हो रहे, तो वो चाहे तांत्रिक के पास जाए, ओझा के पास जाए, डॉक्टर के पास जाए या किसी के पास भी जाए, वो तो वैसे ही ठीक हो रहे हैं, क्योंकि वो पॉइजनस है ही नहीं। आप समझ रहे हैं? तो इसी तरह से इसी चीज़ को लेके कई सांप झाड़ने वाले भी हो गए हैं, जैसे पीलिया झाड़ने वाले हुए हैं, उसी तरह सांप झाड़ने वाले भी हो गए हैं, और भी कई तरह के। तो लोगों को मालूम नहीं है ये चीज़ें। आप समझ रहे हैं? इस तरह से मालूम नहीं है, उस चीज़ का ये लोग फ़ायदा उठाते हैं। डॉक्टर साहब, जो हमारे दर्शकों को ये बताएं कि जैसे आपको सांप काटता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है? झाड़ फूँक वाले के पास जाना चाहिए या डॉक्टर के पास जाना चाहिए? सबसे पहला चीज़ है कि उसको संतावना देना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति इतना डरा होता है, वो डर के मारे मर जाता है। आप समझ रहे हैं? अगर कोई एक नॉन पॉइजनस सांप, जिसका पॉइज़न नहीं है, उसने भी आपको काटा और आप में इतना डर है, तो भी आप मर जाएंगे। उसमें, उस सांप में विष नहीं है, लेकिन आप में डर इतना है कि आप शॉक में चले गए, जिसको हम जो इसको कहते हैं न्यूरोजेनिक शॉक। तो न्यूरोजेनिक शॉक में आप डर की वजह से आपकी मौत हो गई, है ना? तो सबसे पहला जो है कि संतावना दीजिए कि 95% जो सांप होते हैं जो लैंड पे रहते हैं, धरती पे रहते हैं, लैंड पे, मैं सी स्नेक की बात नहीं कर रहा। सी स्नेक 95% ज़्यादातर वो होते हैं जो पॉइजनस होते हैं। आप समझ रहे हैं? लेकिन जो लैंड पे रहने वाले होते हैं वो 95% नॉन पॉइजनस होते हैं। ठीक है? तो ऐसे में आप उनको संतावना ही देना सबसे बेस्ट तरीका है। ठीक है? संतावना देना, और उस पर कोई, जैसे लोग क्या करते हैं कि जहाँ पे काटता है उसके ऊपर एक टाइट गांठ बांध देते हैं। ऐसा नहीं करें, क्योंकि क्या होता है, आपने इतनी ज़ोर से बांध दिया कि वो उसके नीला पड़ गया, ब्लड सप्लाई आगे नहीं जा रहा। आपने इतनी ज़ोर से बांधा, कई बार देखा है मैंने, एक बार नहीं, वो कई चीज़ें बांध देते हैं उसके ऊपर, और इतनी ज़ोर से बांधते हैं कि नीला पड़ जाता है आगे। और वो हाथ जो है
जो कि नॉन पॉइजनस स्नेक ने काटा है, लेकिन वो हाथ उसको काटना पड़ेगा क्योंकि वो गल जाता है। जब 5 घंटे उसको कहीं दिल्ली से बाहर से ला रहे हैं, 5 घंटे हो गए, 5 घंटे तक ब्लड सप्लाई नहीं गया हाथों में, तो उसका हाथ बेचारे का नीला पड़ गया, बेकार हो गया। तो ये गलती लोग करते हैं। कुछ लोग क्या गलती करते हैं कि उसमें चीरा मार देते हैं, कुछ लोग दाँत से काटने की कोशिश करते हैं। ये सब कुछ नहीं करना है, उसको संतावना दीजिए बस, और जल्द से जल्द उसको आप, और कुछ उस पे टॉर्निके या जो स्ट्रिंग बांधते हैं ये कुछ नहीं बांधे, काटे नहीं, दाँत से नहीं काटे, या चाकू से, कैंची से, किसी चीज़ से ना उस पे कुछ तेल लगाएं, या कुछ लोग तो मिर्ची भी लगाते हैं, कुछ लोग नमक लगा देते हैं। एक तो मैंने अंधविश्वास की बात की, तो एक बच्चा 7 साल का था जो कि जल गया था, काफ़ी जला हुआ था, और उसको पूरे उसके शरीर पे उन्होंने नमक छिड़क के लेके आए थे। आप समझ सकते हैं, जले पे नमक छिड़कना, एक कहावत जो है, किसी ने उनको बोल दिया कि नहीं इस पे आप नमक लगाइए, उन्होंने वही काम कर दिया कि वो पूरा जले हुए पे उस पे, और सोचिए उस व्यक्ति को, उस बच्चे को, वो बेहोश पड़ा हुआ था, बेहोश आया तो इतना, मतलब वो दर्द के मारे बेहोश हो गया था। आप जले पे थोड़ा सा भी जल जाता है तो वैसे ही दर्द कितना होता है, ऊपर से नमक लगाएंगे। अब वो बेवकूफ़ माता पिता इतने थे कि उन्होंने उसकी बात मान ली, और उस बच्चे को ऐसे स्थिति में, एक तो वैसे ही जलने में वो हुआ, और ट्रीटमेंट ऐसा हुआ कि उसको नमक लगा दिया, पूरा नमक उसको वो फुलफुले उठ गए, और ज़्यादा उसको दिक्कत आई। तो ऐसे नहीं करना है। जले में जब भी अगर आपका जला हुआ है तो सिर्फ पानी से धोइए, पानी रनिंग वाटर से 10 मिनट के लिए आप धोइए, और उसको तुरंत डॉक्टर के पास ले जाइए, और कुछ नहीं करना है। सर ये सर और एक बात है कि जो तांत्रिक के पास, ओझा के पास जाते हैं, तो ये तो गैर कानूनी है सर। देखिए, गैर कानूनी बहुत सारी चीज़ें हैं, इस पे मैं नहीं जाना चाहता। बहुत सारी चीज़ें कोर्ट के ऑर्डर में हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट कितना हो रहा है ग्राउंड स्तर पे, ये चीज़ हमें पता है कि जिसे इम्प्लीमेंट करना है, जो एनफोर्सिंग एजेंसीज़ हैं उसको, वो भी कितना इम्प्लीमेंट करती हैं, है ना। वो हमें सबको पता है कि अगर सब कुछ वैसा ही हो जैसा कोर्ट चाहे तो सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन कोर्ट के डायरेक्शन को काफ़ी लोग नहीं मानते, और वो ग्राउंड स्तर पे कोर्ट तो ऑर्डर पास कर देता है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट सही ढंग से नहीं होता है। सर लास्ट सवाल आपसे है कि जैसे शुगर, अब बीपी, ये ज़्यादातर लोगों को, तो इसके बचाव के लिए आप क्या हमारे दर्शक को टिप्स देंगे कि इससे बचा जा सके? देखिए, सबसे पहले मैंने बताओ जानकारी, हमारे लोग शुगर, एवरी जो तीसरा मरीज है वो हाइपरटेंशन से ग्रस्त है इंडिया में, एवरी 5वां मरीज जो है वो डायबिटीज़ से ग्रस्त है। डायबिटीज़ इंडिया में, इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड की कैपिटल है डायबिटीज़ के लिए। सबसे ज़्यादा जो केसेस हैं डायबिटीज़ के इंडिया में पाए जाते हैं। हाइपरटेंशन के बहुत सारे, 3rd नंबर पे आता है इंडिया। तो ऐसे में इंडिया, अब देखें कि नंबर 1 पॉपुलेशन हो गया है पूरे वर्ल्ड में, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इंडिया की, चाइना से भी आगे निकल गया है। ऐसे में डायबिटीज़, कई करोड़ डायबिटीज़ हैं, और कई करोड़ प्री डायबिटीज़ हैं। प्री डायबिटीज़ मतलब डायबिटीज़ से जस्ट पहले वाले स्टेज में। तो ऐसे कंडीशन में जानकारी सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट है। सर कि सर, ये थोड़ा रोक रहा हूँ, डायबिटीज़ कितने तरह के होते हैं सर? देखिए, डायबिटीज़ वैसे तो 2 तरह के होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। तो टाइप 1 जो होता है वो इंसुलिन वाला होता है, जिसमें इंसुलिन लगाना होता है। ज़्यादातर वो पतले दुबले लोगों में होता है, कंजेनाइटल डायबिटीज़ कहते हैं, यंग एज में हो जाता है, फैमिली हिस्ट्री उसमें पॉजिटिव होती है। टाइप 2 होता है जो ज़्यादातर मिडिल एज के बाद में होता है, मोटे लोग जिनमें होते हैं, उनमें ज़्यादातर मोटे लोग होते हैं जिनको मोटापा या ओबेसिटी जिसको कहते हैं। तो ऐसे कंडीशन में ये 2 तरह के डायबिटीज़ होते हैं, और दोनों का मैनेजमेंट थोड़ा डिफरेंट है, अलग है। एक में इंसुलिन देते हैं, दूसरे में हम दवाइयों से ठीक कर सकते हैं। ऑल्दो बाद में भी वो भी डायबिटीज़ में, वो भी टाइप 1 की तरह बहुत लेट स्टेजेस में। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जानकारी, और दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन। लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन में हम लोग खाना ज़्यादा खा रहे हैं, सबके पेट निकले हुए हैं। आप यंगस्टर्स में देखेंगे 20, 22, 25 साल में
जिनके पेट निकल जा रहे हैं आजकल। यंग्स उससे भी पहले आप देखेंगे, अगर स्कूल लेवल पे हम लोग सर्वे किया जाए तो हम यंगस्टर्स में देख रहे हैं कि माँ बाप, एक बच्चा होता है, अब उसको इतना लाड प्यार में इतना उसको खिला देते हैं, मतलब जिसको कहते हैं ओवर चार्ज कर देना, है ना। मतलब 100% चार्ज है पहले से ही, लेकिन उसको 200% चार्ज कर रहे हैं लाड प्यार में। तो ऐसे कंडीशन में जो मोटापा होता है, जो बच्चों में स्टार्ट होता है, वो एडल्ट लाइफ में भी जाता है, और एडल्ट लाइफ में फिर ये बीमारियां, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम, ब्रेन अटैक की प्रॉब्लम, किडनीज़ दोनों ख़राब हो जाना, इस तरह की समस्या, जो एक तरफ का आधा हिस्सा पैरालिसिस हो जाना, स्ट्रोक जिसको कहते हैं, तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम इसमें अक्सर देखा गया है। और इन सब को हम बचाया जा सकता है सिर्फ़ और सिर्फ, मैंने बताया, पहला चीज़ है एजुकेशन, दूसरा चीज़ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। अपने आप को हेल्दी रखिए, फिट रखिए। जब भी आप सीढ़ी चढ़ते हैं तेज़ दौड़ के चढ़िए, कहीं पे भी आप जाते हैं तेज़ चलिए। 1 घंटा सुबह आप मॉर्निंग वॉक करिए, शाम को हो सके शाम को भी करिए, या अपने ऑफिसेस में भी आप कहीं पे भी लिफ्ट ना लें, 2 फ्लोर है तो आप चढ़ के जाइए। मेट्रो में चढ़ रहे हैं, मेट्रो में भाग के उसमें अपने स्टेयर्स पे आप भाग के चढ़िए, आप एस्केलेटर्स का यूज़ नहीं करिए। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों से भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर कुछ लोग कहते हैं मेरे पास समय नहीं होता, लेकिन वही लोग फिर इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस में, हार्ट अटैक होता है, स्ट्रोक हो जाता है, या अन्य जो किडनी फेलियर हो जाता है, वो अपना शुगर मॉनिटर नहीं करते हैं। शुगर भी आप, जैसे आप अपना ग्लूकोमीटर खुद रखिए घर पे, हर 15 दिन 1 महीने में उसको मेजर करते रहिए, ताकि वो, और उसको लिख के भी रखिए। ब्लड प्रेशर है तो बीपी इंस्ट्रूमेंट घर पे रखिए, आजकल इलेक्ट्रॉनिक बीपी इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं, उसको आप मेजर करके देखिए, उसमें देखिए कि नॉर्मल वैल्यू क्या है ना। अगर दवाई बढ़ाना तो नहीं है मेरे को, दवाई घटाना तो नहीं है। ये सारी चीज़ें अगर आप वेट भी अपना कम रखेंगे और पेट भी कम रखेंगे, तो आप बहुत आगे नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं। धन्यवाद सर। आप बहुजन समय के बारे में 2 शब्द बोलें सर। बहुजन समय देखिए नया चैनल है, सब लोग इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। वहाँ पे एक बेल है काले रंग का, उसको आप दबाएंगे तो अब हमारे जो आगे के जो चैनल्स हैं जो हम बनाएंगे, उसको भी आपके ज़रिए आपको मिलता रहेगा। और अच्छे अच्छे जो हमारा मेवालाल जी ने ये मुहिम स्टार्ट की है कि जो प्रोफेशनल्स हैं उनको ये जो इन्फॉर्मेशन है उनको ये पहुंचा रहे हैं इस चैनल के ज़रिए। मैं धन्यवाद देता हूं मेवालाल जी का, और बहुजन समय को भी मैं धन्यवाद देता हूं। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट करिए, ताकि ये चैनल सिर्फ देश में ही नहीं पूरे विदेश में फैल जाए, और हमारी बातें और लोगों तक पहुंचाएं, ताकि उनका भी जो अंधविश्वास है या जो बीमारियां हैं, बीमारियां से वो निजात पा सकें, उनको सही और गलत में फ़र्क पता चल सके। इसी के साथ मैं धन्यवाद फिर से देता हूं मेवालाल जी को और बहुजन समय जी को। धन्यवाद। ये थे डॉक्टर संजय जी। इनका विचार आपको कैसा लगा, आप अपना कमेंट बॉक्स में दें। और ये बहुजन समय की मदद के लिए आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मेवालाल, बहुजन समय। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।